गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो आज हमें पहले तो डाउट्स डिस्कस करने हैं। सर ऑर्गेनिक वाले सर ठीक हो गए? ऑर्गेनिक वाले सर ठीक हो गए? हाँ बेटा, अब रिकवरी है उनकी, ठीक है। वो क्लास के बारे में डिस्कशन भी हुआ था उनसे, फिर अभी हमने रोक दिया क्योंकि अभी आजकल के सेंटर पर हम लोग आकर क्लास नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर फुल लॉकडाउन है और ऑर्गेनिक वाले सर के पास अभी फैसिलिटीज नहीं है। तो मैं क्या, चलो जब तक फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक चल ही रहा है तो एक बार ये हो जाए फिर कर लेंगे। ज्यादा कुछ बचा नहीं है आपका, करा देंगे, सारे करा देंगे। बात हो गई मेरी। सर तो बोले थे कि एक लेक्चर का बस बचा है उनका क्लास। हाँ, और भी कोई बात हो तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी होगा ना सर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप डाउट सेंड करना शुरू करो अब आप। ओके सर। हाँ, मुझे डाउट सेंड कीजिए फटाफट। हम्म। हाँ बेटा, दुर्गेश पहला डाउट है, दो पोलेरॉइड है बेटा। दो पोलेरॉइड को तीव्रता आई नोट के अध्रुवित प्रकाश के पथ में इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरे पोलेरॉइड से कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, ठीक है। यदि एक तीसरा पोलेरॉइड पहले पोलेरॉइड के ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण पर है तो अंतिम पोलेरॉइड से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति होगी। बेटा, अगर दो पोलेरॉइड से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता अगर 0 है, ठीक है, इसका मतलब दोनों पोलेरॉइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आपको याद है आई बराबर क्या था? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा था, ठीक है। और अगर ये 0 है तो इसका मतलब कॉस थीटा 0 है और पहले और दूसरे पोलेरॉइड के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, दोनों लंबवत है। अब वो क्या कह रहा है, एक तीसरा पोलेरॉइड हमने पहले पोलेरॉइड के ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण पर रख दिया। अब ढंग से सुनना, थोड़ा इसमें लफड़ा है। अब पहले और वो तीसरे पोलेरॉइड जो है उसके बीच का एंगल थीटा है। तो बेटा, पहले और तीसरे से गुजरने के बाद
हमारे प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके बाद एक और पोलराइड से गुजरेगा। पहले और दूसरे के बीच अगर कोण थीटा है, पहले और तीसरे के, तो तीसरे और दूसरे के बीच में 90 माइनस थीटा कौन होगा बेटा? यस सर। तो उससे गुजरने के बाद एक बार फिर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार 90 माइनस थीटा आएगा कौन, क्योंकि हर बार एक पोलराइड से गुजरने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है और अगला थीटा 90 माइनस थीटा है। तो बेटा अपना इस बार आंसर आएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ऑप्शन में मौजूद नहीं है शायद, तो हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे बेटा? 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा यहां बचा। और अब आप देखो ये हो गया आई नॉट बाई 4, इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ गई, और ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो बेटा आंसर कौन सा आया? बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया है बेटा, ये ढूंढ ढांड कर, बहुत प्यारा। अच्छा, मतलब मैंने पोलराइजेशन में ये क्वेश्चन अच्छा लगा, मतलब मुझे। सर हाँ बेटा। इसमें ऑप्शन में ए दिया है तो ए गलत होगा ना? ए तो गलत है, एक बार और सर मेरा ऑप्शन में तो यही दिया है, वैसे ऑप्शन में यही दिया है। दो पोलराइड। हाँ बेटा, आई नॉट है ना पहली तीव्रता, तो इससे जाने के बाद आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उससे भी बाद में उसमें 90 माइनस थीटा है। नहीं बेटा, एक मिनट, एक छोटी सी गलती तो हमसे हुई है। देखो, पहले दो पोलराइड से गुजरने के बाद, पहले पोलराइड से गुजरने के बाद उसकी तीव्रता याद है आई नॉट बाई 2 हो जाती थी। यहाँ पर ये आई नॉट बाई 2 आता था। हाँ, आई नॉट बाई 2 आता था, तो यहाँ पर भी आई नॉट बाई 2 रह गया बेटा आंसर में। यस। आंसर सही है। हाँ, वो मैं लिखना ही भूल गया था, वो जीरो करने के चक्कर में लिखना भूल गया था मैं। पहले पोलराइड से गुजरने के बाद ही तीव्रता आधी हो जाती है ना, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वो क्या 90 समझाने के चक्कर में ऊपर ध्यान नहीं दिया मैंने। सही है बेटा, पहला आंसर ही आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, दुर्गेश के बाद बेटा डाउट नहीं भेजोगे तो फिर मुझे आगे पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाना है ना, क्लास तो छोड़ नहीं सकते। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों में से एक दूसरे की अपेक्षा चौड़ी है, मतलब दोनों स्लिट की चौड़ाई बराबर नहीं है, ये मान लो, जिससे एक झिर्री से प्रकाश का आयाम दूसरे झिर्री की तुलना में दुगना है। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आयाम दुगना है तो तीव्रता 4 गुना होगी। तो जो I2 है वो I1 का 4 गुना है, क्लियरली बोल रहा है, तो 4 गुना होगी। यदि Im अधिकतम तीव्रता हो तो कालांतर फाई होने पर उसके व्यतिकरण के समय परिणामी तीव्रता होगी। बेटा अधिकतम तीव्रता Im है, अधिकतम का फार्मूला लगाओ, I1 ऐसा करते हैं अपन, है ना, I1 नोट मान लेते हैं, I नोट प्लस I2 कितना होगा 4I नोट 2 अंडर रूट I1 I2, ये अधिकतम तीव्रता होगी। अरे इतना लंबा फार्मूला क्यों लगाया, मैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर कर देता तो ये आ जाता। कितना आएगा बेटा ये? अरे बोल दिया करो ना, कैसे चुप हो जाते हो? तो ये 9I नोट आएगा। 9 हाँ, ये अधिकतम हो गया। अब वो कह रहा है फाई कलांतर होने पर तीव्रता कितनी होगी, तो बेटा वो तीव्रता होगी फाई कलांतर होने पर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। इसे थोड़ा सॉल्व करो, I नॉट कॉमन ले लो, तो आएगा 5 प्लस 4 cos फाई 4 cos फाई, और I नॉट का मान Im की टर्म्स में लिख दो, Im बाई 9। I नॉट क्या होगा, Im बाई 9
5 + 4 cos 5 मिलाओ, वरना और अच्छा इसमें है ना cos स्क्वायर की टर्म्स में दिया है बेटा। ये cos 5 का फार्मूला और लगाना पड़ेगा। cos 5 होता है 1 + 2 cos स्क्वायर 5/2। सही लिखा है मैंने? अरे कोई तो बता दो। नहीं, गलत लिखा है भैया, मैंने टू फार्मूला। कॉस स्क्वायर वाला वो। हाँ, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा 5/2 -1। ये वैल्यू यहाँ रख दो तो हमारा आई आएगा Im/9। बेटा मैथमेटिक्स है, अब देखो इसमें मैथमेटिक्स में मैं कुछ नहीं कर सकता। 4 2 cos स्क्वायर 5/2 -1 Im/9। ये 5 + 8 cos स्क्वायर 5/2 -4 5 - 4 1 + 8 cos स्क्वायर 5/2। अब मिलाओ, सी आंसर आ जाएगा। देखो बेटा सी है या नहीं है। देखो देखो मिलाओ, अनुराग मिलाओ बेटा। सही है सी। जवाब ही नहीं देते, ऐसा लगता है मैं ही अकेला हूँ बस क्लास में। सर वैसे सी नहीं होगा, डी होगा, और डी में ये ऑप्शन है। अच्छा सी नहीं होगा। 1 + 8 cos स्क्वायर 5/2। क्यों बेटा? -4 है ना वो तो। सर मतलब आंसर सही आया, वो सी की जगह डी ऑप्शन में, मैं बोला डी ऑप्शन सही है ऐसा। नहीं, डी ऑप्शन क्यों सी है? डी में 8 है, पहले मेरा 1 आ रहा है, सी आ रहा है मेरा। अनुराग बताएगा। अनुराग कौन सा आंसर सही है? अरे बोलना भाई। बहुत गलत बात। या तो उसके नेटवर्क इश्यू होगा सर। चलो आगे चलो। इसके बाद ये बच्चा कौन है, नाम नहीं लिखते आप। भावना, मैं पुराने नाम देख कर आता हूँ। बेटा ये क्या भेजा है आपने भावना? क्वेश्चन तो पता ही नहीं है। सर आपने क्लास में क्वेश्चन बताया था ना, एक वो है ये, जब टेम्परेचर T1 पे मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे वी इनसाइड बेटा मुझे तो अभी क्लास नोट्स में जाना पड़ेगा, याद थोड़ी ना रहता है ऐसे। तुम अभी रुक जाओ, पहले डाउट कर लेते हैं फिर देखते हैं ना। ये है जतिन। कहा भैया इतने सारे डाउट भेज दिए, कौन सा बताना है? सर आपकी मर्जी, जो पहले बता दो। ये बात गलत है। सर शुरू लाइन से बता दीजिए ना, 43 फिर 44। अरे मेरा बच्चा, अगर तेरे ही डाउट है तो मैं तेरे को अलग से बता दूंगा। चक्कर है ना, एक बच्चे के इतने डाउट है, बाकी तो सो जाएंगे सारे के सारे, देख लेना। तो सर 1 बाय 1 कर दीजिए जैसा हमेशा आप करते नहीं, हैं। मैं बता रहा हूँ ना, एक दो तेरे को बता देता हूँ, फिर ज्यादा हुए तो अलग से बता दूंगा। ए हाँ, ये प्लेन सर, वेव सर। फ्रंट फॉल ऑन ए स्लिट 0.4 मीटर वाइड। ये डिफ्रैक्शन है 43rd क्वेश्चन में। 43rd में डिफ्रैक्शन है बेटा, ध्यान रखना। सिंगल स्लिट है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.8 मीटर प्लेस्ड बिहाइंड द स्लिट। इसका मतलब हमारी जो लाइट है वो 0.8 मीटर पर जाकर फोकस होगी, तो कैपिटल डी हमारा 0.8 आ गया। बेटा मैंने स्मॉल डी माना था या बी लिया था? थ्योरी में मैंने स्लिट की चौड़ाई क्या ली थी? बी ली होगी शायद, बी लिख देता हूँ। बी आएगा 0.4 mm और लैम्बडा भी दिया है। व्हाट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ सेकंड मैक्सिमा? भैया ये क्वेश्चन कहाँ से लाया है? तो आज तक किसी ने सेकंड मैक्सिमा की डायमेंशन नहीं, डायमीटर नहीं पूछा। अब तो मैं तेरे को तरीका बता देता हूँ। इसमें क्या करेगा, सेकंड मैक्सिमा जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? देख, फर्स्ट मैक्सिमा होता है फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में, तो वो होगा सेकंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच में। दोनों के बीच का थीटा निकालकर और फिर आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस लगा देना। बस मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है डाउट करने में। मुझे पता है, यही लगता है इतनी देर तक बाकी लोग सो ना जाए। चल
सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच में सेकंड मैक्सिमा होता है। अब बताओ Yes, फर्स्ट sir. मिनिमा की कंडीशन याद है? सर जिसमें I 0 होता था ना। हाँ, बी साइन थीटा कितना होता था बता? फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन, डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस नहीं है। सर क्या था, लैम्डा। तेरे को थ्योरी याद नहीं है, बता मैं क्या डिस्कस करूं, फिर मैं डाउट किसको बता रहा हूँ बेटा, मैं डाउट किसको बता रहा हूँ? मटेरियल का ही है सर, लैम्डा होगा फर्स्ट के लिए तो लैम्डा, इसलिए मैं फर्स्ट लैम्डा के बोल लिए रहा लैम्डा था, यस, और सेकंड के लिए 2 लैम्डा था, और थर्ड के लिए 3 लैम्डा आएगा। तो मैंने कहा जो मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, व्हाट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ द सेकंड मैक्सिमा? सेकंड मैक्सिमा सेकंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच का होता है, तो ये दोनों एंगल निकालने पड़ेंगे। इसको θ1 लिख देता हूँ, इसको θ2 लिख देता हूँ। अब साइन θ1 आएगा 2 लैम्डा बाई बी, और साइन θ1, और θ2 आएगा 3 लैम्डा बाई बी। बेटा लैम्डा बाई बी बहुत छोटा आएगा ना, तो हम है ना साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा θ2 माइनस θ1। साइन को हटा दो, 3 लैम्डा बाई बी माइनस 2 लैम्डा बाई बी बराबर लैम्डा बाई बी। और इसके बाद ठीक है। लीनियर विड्थ होगी एंगल इंटू कैपिटल डी, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल बी। बस अब इसे सॉल्व करना है। लैम्डा है 6 × 10⁻⁻7, कैपिटल डी अपन को दिया हुआ है 0.8, स्मॉल बी दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻4, 0.2, Yes, sir, अब तो कर तो लिया। 1.2 × 10⁻³ 1.2 मिलीमीटर। अभी भी एक पावर का लफड़ा आ रहा है भैया, देखना क्या गलती की है। इसने 12 mm दिया है, 6 mm दिया है, क्या दिया है? सर 6 mm दिया है। ऑप्शन में। सुन, मैंने है ना क्वेश्चन देखते ही एक रिएक्ट किया था कि यार बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लीनियर डायमीटर ऑफ सेकंड मैक्सिमा क्यों पूछा है? कहीं ये मिसप्रिंट तो नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा तो नहीं है? क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा ही पूछता है बेटा, मैंने भी थ्योरी में वही कराया है। सेकंड मैक्सिमा की लीनियर विड्थ कोई नहीं पूछता, तो कहीं ये गलती तो नहीं है, तो मैं सेंट्रल मैक्सिमा निकाल कर दे रहा हूँ। अब सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विड्थ का फार्मूला तो मैंने डायरेक्ट लिखवाया है, वो बताओ फटाफट, नोट्स देखो। तेरी आवाज नहीं आई। कैपिटल डी बाय स्मॉल बी स्मॉल ए, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, 2 लैम्डा कैपिटल, नहीं 2 लैम्डा होगा शायद। यस सर, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, ये स्मॉल बी जैसे लिए है। हाँ बी लिख दो। तो बेटा एक मिनट, फिर ये तो 2.4 mm आएगा, ये भी आंसर नहीं आ रहा। फिर देखो 2 × 6 × 10⁻⁻7, कैपिटल डी कितना है 0.8, और स्मॉल बी कितना है 4 × 10⁻⁻4 मिलीमीटर, -3 होगा, 0.1 और हटा दो, तो ये 0.2 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 को 2.4 लिख दो, -8 में से 4 गया तो -3, 2.4 mm। बेटा मेरे तो जुगाड़ नहीं बैठ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या लफड़ा है? सर ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। हाँ बहुत ज्यादा ऑप्शन है बेटा, अभी ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, अपनी गलती भी हो सकती है, उसके चांस कम बनते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में कोई डेटा गलत हो, है ना। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने दोनों वो बता दिए। अब पहले देखता हूँ किसी और बच्चे ने डाउट भेजा है क्या? नहीं भेजा, उदय ने भेजा है, उसका डाउट लेकर फिर तेरे पास दोबारा आता हूँ। लेकिन बेटा मैं तेरे सारे डाउट बताने के मूड में हूँ नहीं। उदय प्रकाश नंबर बोल। सर 13.5 है। 13.5 वायु का एक बुलबुला जिसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 40 मीटर गहरी झील की तली में 12, जहां ताप 12 है। बेटा ये तो ऊपर उठकर पृष्ठ पर आ जाता है जहां का ताप 35 है। अब इसका आयतन कितना होगा?
इसमें ये लगा दे, देख वायु का बुलबुला पहले नीचे था और फिर ऊपर आ गया। हम जानते हैं वायु के बुलबुले में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही होंगे ना, जितना पहले मोल थे। तो नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? पीवी अपॉन आर टी। तो P1 V1 अपॉन आर T1 बराबर हम कर देते हैं P2 V2 अपॉन आर T2। अब बेटा इसमें थोड़ा सा है ना फ्लूइड लगेगा। 40 मीटर नीचे, तुम्हें पता है पानी में 10 मीटर नीचे जाने पर एक वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। तो 40 मीटर नीचे जाने पर 4 वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा, तो टोटल दाब हो जाएगा 5 वायुमंडलीय। तो पहले था 5 एटमॉस्फेयर, आयतन था 1 और टेम्परेचर था 12 डिग्री कितना होगा? 285 होगा ना केल्विन में। यस सर। बराबर जब वो सतह पर आ गया तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, दाब 1 हो गया। आयतन मुझे निकालना है और टेम्परेचर कितना आएगा? 273 प्लस 35। देखना मैं सही जोड़ रहा हूँ ना? 308। तो अब ऊपर आने पर आयतन हो जाएगा 308 गुणा 5 अपॉन 285। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? बताओ बताओ बताओ, बैठे नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम बोलोगे तभी करूंगा। 5.40 के आसपास। ओए 5 से कम कैसे आ सकता है बावड़े? 308 बेटा 285 है, आंसर 5 से ज्यादा आएगा। सर इंटू 5 भी तो है, 3 है, 308 इंटू 5 फिर अपॉन 285। हाँ तो आंसर 5 से ज्यादा आएगा, तू 5 से छोटा बता रहा है ना शायद। क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है? 5.40 बोला ना। अच्छा 5.40। 5.40, ठीक है। हाँ उदय सर। प्रकाश मिला आंसर सही है गलत है? सही है सर। वेरी गुड। अब तुम्हारे दूसरे डाउट अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, 1-2 और डाउट आए, पहले उनको ले लूं। दुर्गेश का एक और डाउट है, श्वेत प्रकाश से एकल स्लिट थर्मल विवर्तन प्रतिरूप निर्मित होता है, प्रकाश किस तरंग दैर्ध्य के लिए विवर्तन प्रतिरूप में तीसरा उच्चिष्ट 6500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लाल प्रकाश के लिए प्रतिरूप में दूसरे उच्चिष्ट के संपाती होगा? क्वेश्चन नंबर 45। बेटा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा मुझे। हम व्हाइट लाइट काम में ले रहे हैं, डिफ्रैक्शन है ये, इंटरफेरेंस नहीं है, विवर्तन है, व्यतिकरण नहीं है। किस तरंग दैर्ध्य के लिए तीसरा उच्चिष्ट, ठीक है, 6500 के दूसरे उच्चिष्ट के संपाती होता है? बेटा तीसरा उच्चिष्ट कहाँ होता है? अभी अभी बताया, वो याद करो। तीसरा थर्ड मैक्सिमा कहाँ होता है? बोलो। बी साइन थीटा बराबर पहला मैक्सिमा होता है 3 लैम्डा बाई 2। हाँ करेक्ट। 5 लैम्डा बाई 7 लैम्डा बाई 2। 3 थर्ड वाला। नहीं, एक मिनट, पहला 3 लैम्डा बाई 2 पर होता है, दूसरा 5 लैम्डा बाई 2 पर होगा, तीसरा 7 लैम्डा बाई 2 पर होगा, और दूसरा ये वेवलेंथ लैम्डा 1 लिख रहा हूं बेटा, है ना। और दूसरा आएगा बी साइन थीटा, कौन सा है? दूसरा उच्चिष्ट, ये होगा 5 लैम्डा बाई 2, इसको लैम्डा 2 लिख दो। बेटा दोनों एक ही जगह बन रहे हैं, यानी कि दोनों के लिए बी साइन थीटा बराबर है, तो 7 लैम्डा 1 बाई 2 बराबर 5 लैम्डा बाई 2, 2 से 2 काट दिया मैंने, तो लैम्डा 2 होगा 7 बाय 5 लैम्डा 1, 7/5 लैम्डा 1 है 6500, काटो 1300, 13 सत्ते कितना होता है भैया? फटाफट बताओ, 13 इंटू 7 कितना होता है? देखना ये आंसर सही है क्या नहीं। 91। हाँ डी टेलीफोनिक डी क्या है ऑप्शन में?
है ना बेटा, डी ऑप्शन है ना। लेकिन आंसर गलत दिया है सर इसमें। इसने क्या दिया है? ऑप्शन सी दिया है इसमें। सी कैसे आ सकता है? ऑप्शन क्योंकि सी में क्या है? प्रकाश की किस तरंग दैर्ध्य के लिए तीसरा मैक्सिमा, क्योंकि जिसका तीसरा है उसकी वेवलेंथ, एक मिनट मैं उल्टा लिख गया ना शायद, हाँ रुको रुको, मुझे लैम्बडा 1 निकालना है, लैम्बडा 2 दिया है, सॉरी बेटा उल्टा हो गया, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 दिया हुआ है, बाद में लिखा हुआ है ना लैम्बडा 2। क्वेश्चन गलत नहीं किया हमने, लैम्बडा 1 निकालना है, तो 5/7 लैम्बडा 2, और लैम्बडा 2 6500 है। इसको सॉल्व करो, हाँ करो करो, उल्टा हो गया था। सब 46.4 ऐसा आ रहा है। हाँ सही आएगा, वो 4642.8 जो दिखा है वो सही आएगा, ठीक है बेटा, उल्टा हो गया। ओके सर। क्योंकि देखो बाद पहले वाले का तीसरा लेना था ना, तो आधा तक एक्चुअली लैम्बडा 2 निकालने की है, इसलिए लैम्बडा 2 ले गया। किस्मत के या देखो, इसको बोलते हैं खराब किस्मत, मेरा गलत ऑप्शन मिल भी गया, इसको बोलते हैं खराब किस्मत। चलो आगे चलते हैं, नाम लिखो ना बेटा, ये साक्षी, साक्षी, साक्षी का क्वेश्चन है बेटा, आप चाहो तो ग्रुप पर भेज दिया करो ताकि दूसरे बच्चे देख लें। नंबर तो पता नहीं इसने क्या है, काटाकुटी कर दी। The intensity at the maximum in the Young's double slit experiment is I naught. The intensity at the maximum, बेटा इसने I maximum को I naught लिखा हुआ है। Distance between two slit small d इसने 5 लैम्बडा लिखा है। बेटा ये मैं क्लास में करा चुका हूँ क्वेश्चन। कैपिटल डी कौन है? बेटा चैट बॉक्स अभी नहीं देख रहा, इसलिए चैट बॉक्स अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा है ना। कैपिटल डी 10 स्मॉल डी है, 10 स्मॉल डी का मतलब है 50 लैम्बडा, कैपिटल डी हो गया, स्मॉल डी 5 लैम्बडा है ना। अब वो कह रहा है किसी एक स्लिट के सामने, बच्चों मेरी लैंग्वेज से आपको याद आना चाहिए, ये क्वेश्चन क्लास में कर लिया हमने। किसी एक स्लिट के बिल्कुल सामने पर्दे पर हमें प्रकाश की तीव्रता बतानी है। याद आया कुछ? इस स्लिट के बिल्कुल सामने यहाँ पर तीव्रता बतानी है, तो बच्चों इस पॉइंट पर तीव्रता बतानी है। ये हो जाएगा y बराबर स्मॉल d बाई 2, है ना, क्योंकि ये दूरी भी d बाई 2 है और ये दूरी भी d बाई 2 है नीचे वाली। तो y बराबर d बाई 2 पर पहले तो डेल्टा x निकालो। डेल्टा x होता है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। y बराबर स्मॉल d बाई 2 लिखोगे तो d स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल D आ जाएगा। स्मॉल d को 5 लैम्बडा लिख दो, कैपिटल D को 50 लैम्बडा लिख दो, तो ये लैम्बडा बाई 4 आ गया। देखो कैलकुलेट करने पर 50 दूनी 100 ऊपर 25। सर ये तो सेम क्लास का ही क्वेश्चन है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सेम टू सेम क्लास का क्वेश्चन है, बच्चे दोबारा करवा रहे हैं। अब फाई निकाल लो, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, ये पाई बाई 2 आएगा। अब फार्मूला लगाकर इंटेंसिटी निकाल लेना और क्लास का एग्जाम्पल देख लेना बेटा। बेटा मुझे यही तो थोड़ा बहुत दुख होता है, थोड़ा बहुत नहीं काफी दुख होता है। क्लास के सेम एग्जाम्पल आप पूछते हो, इसका मतलब आप क्लास में ध्यान नहीं देते हो। उदय प्रकाश का एक और डाउट, कौन सा है? 91। यस सर। एक विद्युत लैंप चित्रानुसार वृत्तीय सुरंग की छत पर लगा है, दीवार पर कोमा आधार ए तथा बिंदु बी, क्या ये लैंग्वेज है? दीवार पर आधार ए तथा बिंदु बी पर प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? ए और बी पर तीव्रताओं का अनुपात। बेटा ये डिस्टेंस वाला तो नहीं पूछ रहा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, वो तो नहीं लगाना कहीं, मुझे वही लग रहा है। देख ये सुरंग है, सुरंग की छत पर यहाँ पर कोई लैंप लगाए तो उससे एक लाइट तो ए बिंदु पर पहुंच रही है नीचे, दूसरी लाइट यहाँ पहुंच रही है बी बिंदु पर,
तो बेटा ए बिंदु की लैंप से दूरी हो जाएगी 2r, और बताना बी बिंदु की लैंप से दूरी कितनी होगी, अंडर ये पाइथागोरस लगा दो, ये r है, ये भी r है, ये भी r है, ये √2r। हम जानते हैं I1/I2 जो होता है वो R2/R1 का होल स्क्वायर होता है ना बेटा। तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। R2 तो है √2r और R1 पूरा ऊपर से नीचे तक की दूरी है 2r, इसका होल स्क्वायर, r से r कट गया, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। आंसर मिला बेटा 1/2 दे रखा है। सर डी दिया इसमें तो। डी दिया है, हाँ देखना कोई गलती तो नहीं हो गई। 2r, पहली दूरी 2r है, दूसरी दूरी √2r है, तो 1/√2 बचेगा, होल स्क्वायर करेगा 1/2 ही आएगा यार। अभी तो मुझे यही लग रहा है। बेटा अभी तो मुझे यही नजर आ रहा है। सर एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए ना। ये कह रहा है हमारे पास एक टनल है, सर्कुलर टनल है, टनल के टॉप पर यहाँ पर एक लैंप लगा है, तो इस लैंप की वजह से ए पॉइंट पर, ए पॉइंट इसने नीचे लिखा है एट द बॉटम ऑफ द टनल, और बी पॉइंट पर साइड ऑफ द टनल, ए और बी पर जो लाइट पहुंचेगी ना लैंप से, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है बेटा इसने। तो देख इंटेंसिटी जो होती है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी सी बात है। मैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा ना उसको, लैंप को। तो I1/I2 जो होगा, ए और बी, ए को इसने लिया है, हाँ, ए और बी पर तीव्रता का अनुपात, तो I1/I2 जो होगा वो R2/R1 का होल स्क्वायर होगा। R2 का मतलब बी का डिस्टेंस √2r है, और R1 का मतलब ए का डिस्टेंस वो 2r है, डायामीटर। दोनों को डिवाइड किया 1/√2 हुआ, होल स्क्वायर किया 1/2 आ गया। गलती हो सकता है मुझसे कोई हो रही हो, आप पकड़ लो। बोलो बच्चा, है ना, गलती अभी तो नहीं मिल रही यार। अगर होल स्क्वायर नहीं करूँ ना तो आंसर आ रहा है, लेकिन होल स्क्वायर क्यों नहीं करूं, इंटेंसिटी 1/r² होती है अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूं तो। इसने तो लिखा नहीं है ना, सर सोर्स को लीनियर कैसा लेना सोर्स है। लिया होगा, लीनियर सोर्स लिया होगा क्योंकि उसमें अगर 1/r लीनियर बस सोर्स होता है। मानना है, मेरी बात सुनो, अगर मैं ये मानता हूं टनल के पैरेलल ये एक ट्यूबलाइट है, लंबी ट्यूबलाइट है, तो फिर आंसर बदल जाएगा। अगर मैं इसे ट्यूबलाइट मानूंगा तो ट्यूबलाइट के लिए I 1/r होता है, क्योंकि लीनियर सोर्स के लिए 1/r होता है, तो ये होल स्क्वायर हट जाएगा, आंसर फिर आंसर सही आ जाएगा। लेकिन बेटा क्वेश्चन तो कम ही है ना, समझ रहा है ना क्या बेटा? मिस्टेक होगा क्वेश्चन में। नहीं, मिस्टेक नहीं बोलते, कमी बोलते हैं, मतलब अधूरा लिखा हुआ है, उसको बताना चाहिए कि हमारा सोर्स जो है वो कैसा है, बस कमी है, थोड़ी सी कमी है। चलो अब मैं ना वापस आ रहा हूँ जतिन की प्रॉब्लम पर एक बार, क्योंकि और किसी बच्चे ने जवाब क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ जतिन, अगर तेरा ऐसा 44 हाँ, क्या कह रहा है? सर अगर ऐसा होगा एग्जाम में तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर बनाएंगे कैसे? तो बेटा ये तो गलत क्वेश्चन आएगा तो तू क्या, मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। ये तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता है ना। मुझे ये बता, गलत क्वेश्चन बनाएगा तो किसमें किसी की क्या गलती है? तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इंग्लिश में तो ठीक रहता है लेकिन हिंदी में ना समझ में नहीं आता क्वेश्चन। अरे हिंदी में देखना वो कितनी कैसी हिंदी लिखी है, आधार बिंदु ए बिंदु बी, बहुत मुश्किल है। मैं हिंदी बनाता हूँ, देखो अभी बहुत अंतर आ जाएगा हिंदी बनाने में। चलो 44 क्वेश्चन देख जतिन तेरा। फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स ए गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 4 mm वाइड एंड द वेवलेंथ। ये क्या क्वेश्चन है? ये आउट ऑफ सिलेबस है भैया, ये नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। अपर्चर क्या अलग होता है,
ठीक है, कहाँ का क्वेश्चन है ये? सर स्टडी मटेरियल का ही है। हाँ ये नहीं है अपने सिलेबस में, वो द्वारक से विवर्तन वगैरह कुछ अलग है शायद। एक मिनट और पढ़ता हूँ। फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे इज ए रे ऑप्टिक्स ए गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 4 mm वाइड। नहीं, ये तो मुझे भी नहीं आता। वेवलेंथ इज 500। और तेरा 45 क्वेश्चन तो उस बच्चे ने पूछा ही था, वही वाला क्वेश्चन है एग्जैक्ट, है ना? हाँ सर वो हो गया। हाँ वो हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन तो तेरे इस पेज पर थे, और बाकी क्या है, बड़े बड़े होते हैं यार तेरे, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। टू बीम ए एंड बी ऑफ प्लेन पोलराइज। बेटा ये वाला क्वेश्चन पोलराइजेशन का है ना, इसलिए मैं कर देता हूँ आज। पोलराइजेशन के क्वेश्चन एक ही हो पाया है तब से, आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। कल टेस्ट है भैया, जरा ध्यान से करना। टू बीम ए एंड बी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आर सीन थ्रू ए पोलरॉइड from the position when the beam A has maximum intensity from the position when the beam A has the maximum intensity और B 0 है। ऑब्वियसली A अगर मैक्सिमम है तो B 0 होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। A rotation of polaroid through 30 degree makes the two beam appear equally bright। ठीक है, 30 डिग्री से घुमाने के बाद देख, मैं बताऊं यार इसको, है ना, ऐसे देख, एक की एक्सिस ये है, ये लाइट फुल आ रही है और दूसरी लाइट बिल्कुल 0 आ रही है, क्योंकि दूसरा परपेंडिकुलर है। यस सर। पोलरॉइड जो है ना बेटा, उसकी एक्सिस हमने पहले वाली लाइट के पैरेलल कर दी, तो वो तो पूरी बाहर आ गई, और दूसरी वाली बिल्कुल बाहर नहीं आई, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब हमने क्या किया, उसकी एक्सिस को 30 डिग्री से घुमा दिया। ये ले, हमने पोलरॉइड की एक्सिस को 30 डिग्री से घुमा दिया भैया, ये एंगल 30 है। अब पहली लाइट कितनी बाहर आएगी? पहली लाइट बाहर आएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर 30, और दूसरी लाइट कितनी बाहर आएगी? 90 - 30। ओ आई नॉट मत लिख, आई ए लिख, आई ए, हाँ ए और बी लिख रखा है उसने। और दूसरी आएगी आई बी साइन स्क्वायर 30, समझ गया होगा? या कॉस स्क्वायर 60 भी लिख सकता है, साइन स्क्वायर 30 लिख सकता है, क्योंकि दूसरे वाले से 90 - 30 होगा। अब वो कह रहा है आई, हाँ कुछ कहना चाह रहा है क्या सर? यस सर बोल रहा था। अब क्वेश्चन में कहा है I1 और I2 बराबर है, तो बेटा आई ए कॉस स्क्वायर 30 3/4 होगा, आई बी साइन स्क्वायर 30 1/4 होगा। 4 से 4 कट गया, तो आई ए अपॉन आई बी कितना होगा? 1/3। आंसर सही है ना? यस सर। जेईई मेन 2014 एक क्वेश्चन हो गया। तो तू समझ गया होगा, पहले हमारा जो एक्सिस था वो ए के पैरेलल था, ये ए है और ये बी है, और बी के परपेंडिकुलर था, इसलिए ए वाली लाइट फुल आ रही थी, बी वाली लाइट 0 आ रही थी। फिर 30 डिग्री से घुमाया तो ए वाली लाइट कॉस स्क्वायर 30 हो गया, और बी हो गया कॉस स्क्वायर 60। तुम चाहो तो है ना ऐसे कर सकते हो, ये 30 है तो ये 60 होगा, तो साइन स्क्वायर 30 की जगह मैं कॉस स्क्वायर 60 लिख देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये लो, बात वही है। तो तेरा लास्ट बस यार, बाकी तू अलग से पूछ लेना यार। एक और है, चल तेरा एक और डाउट है, बता देता हूँ, खत्म। एट द फर्स्ट मिनिमम adjacent to the central maxima of a single slit diffraction, the phase difference between the Huygens wavelength from the edge of the slit and the wavelength from the midpoint of the slit। बेटा ये तेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं बता दूंगा जतिन, क्योंकि मैंने डेरिवेशन नहीं किया था ना। डेरिवेशन में ये पॉइंट आता है, जैसे क्या होता है, ये हमारा सिंगल स्लिट है डिफ्लेक्शन बनाने, ये हमारा स्लिट है, देख इतना बड़ा स्लिट होता है ना। अब ये सेंट्रल लाइन है, ये स्क्रीन है। अब याद कर, स्क्रीन पर जो फर्स्ट मिनिमा होता है ना, फर्स्ट मिनिमा, वहां पर क्या होता है, इस पॉइंट से
और इस पॉइंट से जो लाइट पहुंचती है उनमें पाथ डिफरेंस हम λ/2 मानते हैं, ताकि सॉरी पाथ डिफरेंस हम λ/2 मानते हैं ताकि विनाशी व्यतिकरण हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो उसका फायदा ये होता है ऊपर वाली हाफ स्लिट की सारी लाइट नीचे वाली हाफ स्लिट की सारी लाइट से कैंसिल हो जाती है और वो Yes, फर्स्ट sir. मिनिमा आ जाता है। तो यानी कि इन दोनों में पाथ डिफरेंस λ/2 है। तो पाथ डिफरेंस अगर λ/2 होगा, ये देख मैं डायग्राम भी तेरे को बना दूं, ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये पाथ डिफरेंस आएगा छोटा सा। तो अगर ये पाथ डिफरेंस λ/2 है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? पाई हो जाएगा ना, पाई। यस तो सर, आंसर पाई आएगा। हाँ तभी आया भाई। हाँ, पाई आएगा आंसर। सर वो सॉल्यूशंस में कैसा सा दिया है उसमें समझ में भी नहीं आया। नहीं यार, इसका सॉल्यूशन अभी भी थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी ही बताया क्योंकि डेरिवेशन है पूरा ये। तो बेटा अब डाउट वाउट तो नहीं आया? उदय प्रकाश ने एक और चलते चलते भेज दिया, चल और देख ले। कौन सा नंबर बोल? 54 सर। 54। यंग के डिस्लिट प्रयोग में दीप्त फ्रिंजों के कोणीय स्थिति है। अब देख, पूरे क्वेश्चन में कैपिटल एन का कोई नाम नहीं है और चारों ऑप्शन में कैपिटल एन लिखा हुआ है। हिंदी करते वक्त कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। पूरे क्वेश्चन में ये बता ही नहीं रखा कैपिटल एन क्या है। उदय प्रकाश सही देख, उदय तू ढंग से देख, सही बोल रहा हूं ना मैं? Yes, के sir. दूसरी प्रयोग में झिरी की दूरी कैपिटल डी स्मॉल डी लैम्बडा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है। फ्रिंज प्रतिरूप कैपिटल डी दूरी पर प्रेक्षित होता है। दीप्त फ्रिंजों को कोणीय स्थिति है। बेटा क्वेश्चन ही नहीं, पूरा नहीं है, बहुत गंदा है। कौन सा बुक है ये? सर MTG का। हाँ, बिल्कुल भी ढंग से नहीं लिखा हुआ। एन को बताया ही नहीं क्या है। अब बिना एन के मैं क्वेश्चन कैसे करूं? दीप्त फ्रिंजों की कोणीय स्थिति है। वैसे मैं है ना एंगुलर पोजीशन लिख सकता हूं। ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन क्या होता है बताओ? इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, डिफ्रेक्शन की बात नहीं कर रहा। इंटरफेरेंस में जो ब्राइट फ्रिंज होता है बच्चा, उसका थीटा कैसे लेते हैं? देखो, डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस होता है, याद करो। और ब्राइट फ्रिंज के लिए ये एन लैम्बडा के बराबर होता है। करेक्ट? यस सर। तो साइन थीटा बराबर एन लैम्बडा बाई स्मॉल डी हो जाएगा। बस यही आंसर होना चाहिए। और थीटा बराबर साइन इनवर्स एन लैम्बडा बाई डी, ये आंसर आ गया। पहला ऑप्शन आ गया, बस खत्म। आंसर तो चेक कर ले उदय प्रकाश, पहला है क्या? हाँ सर, पहला दिया। हाँ, तो बेकार का क्वेश्चन था, अच्छा नहीं था ये। प्रियंका ने एक और क्वेश्चन भेज दिया। प्रियंका नंबर बोल। सर 47। प्रकाश दो पोलेरी पता यार, हिंदी करो तो हिंदी तो करो। ध्रुवन मापी है, ध्रुवित मापी होता है। पोलेरीमीटर लिख दिया इसने, पोलेरी लिखा हुआ है। पता क्या लिखा है? देखो ये लिखा है पोलेरी मीटर। ये कोई हिंदी है क्या यार? बताओ, ये कोई हिंदी है? पता इतनी दिक्कत होती है इसको पढ़ने में, बहुत दिक्कत होती है। चलो मैं पढ़ता हूँ। प्रकाश दो पोलेरीमीटर नलियों में से एक के पश्चात एक में से गुजरता है जिसकी प्रत्येक की लंबाई, नहीं बेटा ये वाला अपने नहीं है डिस्कशन, इसको छोड़ दो, ये अपने है ही नहीं। यस सर। हाँ, चलो तो आपके सबके डाउट वाउट हो गए और आधा घंटा बाकी है। ये लो, हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आ गए। एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, सारे लोग वापस आ जाओ। अगर कोई सो रहे हो तो जग जाओ। डाउट क्लास में अक्सर बच्चे सो ही जाते हैं। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम वह होता है जिसमें निकाय और वातावरण का कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। लिख लो, इस प्रक्रम में निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। There is no heat exchange
between system and surrounding. There is no heat exchange between system and surrounding. तो बच्चों डेल्टा क्यू 0 होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है, डेल्टा क्यू 0 होगा। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दें तो डेल्टा क्यू 0 होने का मतलब डेल्टा यू प्लस डब्लू, इन दोनों का योग भी 0 हो गया, तो डब्लू बराबर माइनस डेल्टा यू हो गया। यानी कि डेल्टा यू याद है एनसीवी डेल्टा टी होता है, तो ये हो गया माइनस एनसीवी डेल्टा टी, माइनस लेकर T1 माइनस T2 लिख देते हैं। बच्चों वर्क डन डिराइव हो गया हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में, बाती बातों में वर्क डन डिराइव हो गया। तो रुदोष प्रक्रम में किया गया कार्य निकल गया, कॉपी करो इसे। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से W प्लस डेल्टा यू 0 आएगा और W माइनस डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा यू हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होता है, माइनस अंदर ले गया तो T2 माइनस T1 की जगह T1 माइनस T2 लिख दिया मैंने। हाँ, इस फार्मूले को एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा आप जानते हैं CV क्या होता है? CV गामा की टर्म्स में क्या होता है? ये होता है R अपॉन गामा माइनस 1 होता है। हाँ, तो W का एक और फार्मूला आप लिख सकते हैं NR T1 माइनस T2, ये गामा की फॉर्म में है, अपॉन गामा माइनस 1, ये भी लिख लो। ऊपर वाला फार्मूला ये दोबारा लिखा है गामा की टर्म्स में बस। एक मिनट में ऊपर देख लूं नोट्स में क्या क्या निकालते थे अपन। एक प्रोसेस इक्वेशन निकालना है, फिर ग्राफ, फिर स्लोप। बेटा इसका प्रोसेस इक्वेशन क्या होगा? प्रोसेस इक्वेशन होता है जैसे ऊपर आइसोथर्मल में P1 V1 बराबर P2 V2 है ना, वैसा PV बराबर कांस्टेंट। प्रोसेस इक्वेशन कोई बता रहा है आपका? आप? हाँ, यानी कि P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। बच्चों दो और अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, इसके प्रोसेस इक्वेशन को दो और फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P और V का रिलेशन लिखा, अगर मैं P को nRT अपॉन V से रिप्लेस कर दूं, किससे? P बराबर लिख दूं nRT अपॉन V, तो nR तो कांस्टेंट में चला जाएगा, T अपॉन V बचेगा। तो दूसरा इक्वेशन आएगा T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। और V को अगर मैं V को भी तो लिख सकता हूं nRT अपॉन P। समझ में आ रहा है? मैं हिंट दे रहा हूं आपको, वैसे तो याद करना है भैया, पर फिर भी हिंट दे रहा हूं। तो बच्चों अगर मैं V को रिप्लेस कर दूं nRT अपॉन P से, कहां पर रिप्लेस करूंगा? V की पावर गामा यहां, तो मेरा एक और रिलेशन आएगा P और T में, वो सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा, ये एक और रिलेशन हो गया। तो बच्चों ये सारे आप रिलेशन या तो याद करो, या जिस तरीके से मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको वो तरीका फिर समझो। रटना नहीं चाहते तो तरीका समझो। तरीका क्या था एक बार और सुन लो। एक बार मैंने क्या किया, P जो है ना उसको nRT अपॉन V लिख दिया, और यहाँ पर P की जगह यहाँ रख दिया, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। फिर दूसरी बार V बराबर nRT अपॉन P मैंने V की पावर गामा की जगह रख दिया, तो सॉल्व करने पर ये आ गया। और अगर आपको सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता एग्जाम में तो फिर याद करो बैठकर। तो बच्चों ये प्रोसेस इक्वेशन कहलाता है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ। हेलो सर। हेलो सर। बोलो। सर क्या बोलते हैं यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू है, तो फिर इधर क्या बोलते हैं माइनस क्यों नहीं लिए हैं?
बेटा माइनस लिए हैं, और पता है मैं 2 बार बताया है मैंने माइनस क्यों हटाया है। इसका मतलब आप सुनते नहीं हो, है ना, आप सुनते नहीं हो। ये देख, मैं इसको मिटाया, माइनस डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी हमेशा T2 माइनस T1 आता है, और अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। अब देखो आपको दिखाता हूँ, यही लिखा हुआ था पहले, ये देखो यही लिखा हुआ था ना। और बच्चा इसको मैं 2 बार बोला, मैंने पता है 2 बार बोला कि मैंने माइनस क्यों हटा दिया। मैंने बोला माइनस को अंदर ले जाकर उसको T1 माइनस T2 लिख रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा टी T2 माइनस T1 होता है। कोई बात नहीं, पर अच्छा है पूछ लिया तो तकलीफ खत्म हो जाएगी। बेटा ये पूरा पेज कॉपी करो पहले, ये पूरा पेज लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें डाउट करने में पूरे 45 मिनट लग गए, काफी टाइम लग जाता है। पर मैंने देखा है ना, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर डाउट पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, बाकी कोई नहीं पूछता। उनको फायदा मिलेगा, फिर पूरा पूरा फायदा मिलेगा बेटा। बेटा इसका पीवी डायग्राम देखने में बिल्कुल है ना आइसोथर्मल की तरह होता है। ये देखो मैं आपको आइसोथर्मल का ग्राफ दिखाता हूँ, ये वाला, ये आइसोथर्मल का ग्राफ था, और इसका भी पीवी डायग्राम बिल्कुल देखने में इसी तरह का आता है, परंतु उसके ढाल में थोड़ा अंतर होता है। 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं साइड में खिसका दूं, नीचे चलते हैं वापस। तो बच्चों इसका पीवी डायग्राम ऐसा आएगा, देखो देखने में बिल्कुल वैसा ही बनेगा, एकदम सेम टू सेम, लेकिन ढाल में थोड़ा सा अंतर आएगा। देखने में ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसका जो स्लोप आता है dp बाय dv, वो आता है माइनस गामा p बाई वी। बेटा याद है ऊपर वाले ग्राफ में आइसोथर्मल में स्लोप क्या था, माइनस पी बाई वी। माइनस p बाई वी था, और ये गामा से मल्टीप्लाई हो गया। और बच्चों इसमें काफी मैथमेटिक्स है, इसलिए अभी आप याद ही कर लो तो अच्छा है। ये गामा से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको लिखना है मैं जो लिखने वाला हूं लाइन, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इज मोर देन कितना, गामा टाइम्स, मोर देन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। ध्यान रखना, हिंदी में लिख लो, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया ना, लेस देन आएगा शायद, उल्टा या लिख फिर दिया, आइसो। उल्टा लिख दिया, अरे उल्टा लिख दिया ना। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज मोर देन कितना, गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, उल्टा लिख दिया मैंने। हिंदी में क्या है, रुद्धोष्म वक्र का ढाल समतापी वक्र के ढाल से ज्यादा होता है, कितना, गामा गुना। रुद्धोष्म वक्र का ढाल समतापी वक्र के ढाल से ज्यादा होता है, गामा गुना। गामा टाइम्स होता है बेटा। बच्चों जब हम दोनों ग्राफ को अलग अलग बनाते हैं ना, तो हम नहीं बता सकते कौन सा रुद्धोष्म है और कौन सा समतापी है, कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। लेकिन अगर हम एक ही ग्राफ में दोनों कर्व बना दें, ओ भैया बन जा, ये देखो मैं एक जगह दोनों ग्राफ बना देता हूं, एक मैंने ऐसे बनाया, दूसरा मैंने ऐसे बनाया, पहला ये दूसरा ये। अब इनमें से आराम से पहचान सकते हैं इन दोनों में आइसोथर्मल कौन सा है और एडियाबैटिक कौन सा है।
तो मैंने अभी अभी जो लाइन लिखाई ना, उसी लाइन से जवाब दो। रुद्धोष्म वक्र का ढाल आइसोथर्मल समतापी से ज्यादा होता है। बेटा इन दोनों में किस लाइन का स्लोप ज्यादा दिख रहा है आपको? ढाल किसका ज्यादा दिख रहा है? सेकंड लाइन का। इसलिए अगर हमसे ये पूछा जाए इन दोनों में से कौन सा आइसोथर्मल कर्व है और कौन सा एडियाबैटिक है, तो हम बोलेंगे यहाँ दूसरा एडियाबैटिक है और पहला आइसोथर्मल है। लिख लो इसको, ग्राफ बना लो। इसका मतलब हम ये बोलेंगे ये तो एडियाबैटिक है क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, और बेटा ये आइसोथर्मल हो जाएगा ये वाला क्योंकि इसका स्लोप कम है। तो अलग अलग बनाते हैं ना तब नहीं समझ में आता, लेकिन एक जगह दोनों बनाएंगे ना तो फिर साफ साफ पता लग जाता है किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है। डन सर। हाँ बेटा आवाज अच्छे से नहीं आई, एक बार फिर से बोलो। डन बोला हूँ सर, मतलब लिख ली। अच्छा डन बोल रहे हो, ओके ओके ओके। चलो है ना, हम क्वेश्चन करना शुरू। अरे नहीं क्वेश्चन करना नहीं, अभी एडियाबैटिक और क्या क्या निकालते थे ऊपर से देखना। आइसोथर्मल में क्या क्या निकालिए? डब्ल्यू निकल गया, प्रोसेस इक्वेशन निकल गया, स्लोप लिख लिया है ना, और ये सब लिख लिया, डेल्टा है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा बताओ? एडियाबैटिक प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा? इसी को देखकर हिंट मिल रहा है, बताओ। हाँ कौन बोला पर आवाज ढंग से नहीं आई, बड़े जल्दी जल्दी बोल दिया। ये देख कैसे बोल रहा है, 0। हाँ 0। अब सही बोला। लिखो बेटा, लिखो रुद्धोष्म प्रक्रम में मोलर विशिष्ट ऊष्मा 0 होती है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस मोलर स्पेसिफिक हीट इज 0। पता है ना 0 क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो C होता है बच्चा, उसकी डेफिनेशन होती है 1/n डेल्टा Q बाई डेल्टा T। और भैया एडियाबैटिक में डेल्टा Q 0 होता है तो C भी 0 हो जाएगा, बात खत्म। C भी 0 हो जाएगा। पंद्रह मिनट लगभग बाकी हैं, जितने भी क्वेश्चन कर पाए क्वेश्चन करेंगे, बाकी मंडे को करेंगे। ये चैप्टर आपका टेस्ट में नहीं आ रहा है थर्मो, इसलिए थर्मो की टेंशन नहीं लेनी, बाकी सारा काम करो। हाँ जी, तो भाई साहब पहला क्वेश्चन आपका ये है, एक गैस है उसका गामा दिया हुआ है 3/2। बेटा मोनो एटॉमिक डायो एटॉमिक की जगह गामा दिया हुआ है 3/2। इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है, प्रारंभिक ताप, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। बच्चों इसको हमने एडियाबैटिकली कंप्रेस कर दिया और इसका अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/32 हो गया, 1/32। गैस इज कंप्रेस सडनली टिल 1/32 वॉल्यूम, मतलब V2 बराबर जो है वो V1/32 है। कौन सा प्रोसेस है बेटा? एडियाबैटिक दिया हुआ है क्वेश्चन में, कंप्रेस कर दिया एडियाबैटिकली। बेटा जब गैस को एकदम से दबाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस गर्म हो जाएगी। तो आपको बताना है इसका अंतिम टेम्परेचर, अंतिम ताप क्या होगा। मेरी हिंदी इंग्लिश खराब हो जानी है। फाइनल टेम्परेचर बताना है बेटा क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। एक गैस है उसका गामा 3/2 है और इनिशियल टेम्परेचर 27 है। सडनली एकदम से कंप्रेस कर दिया इसे। बेटा जब है ना प्रोसेस बहुत फास्ट होता है ना तो उसे रुद्धोष्म प्रक्रम मानते हैं। बहुत तेजी से एकदम से कंप्रेस कर दिया,
आयतन 1/32 हो गया, तो बताओ अंतिम ताप कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। मैंने अभी अभी जो इक्वेशन लिखा है वही यूज करना है। मनीष का आंसर आया 1200√2। मनीष उससे पहले 2 एडियाबेटिक क्या लिखा है, कुछ गलती से लिख गया क्या? वो सर ऊपर स्लोप वाला क्वेश्चन था ना। अच्छा, स्लोप वाला क्वेश्चन था। ठीक है। चरणजीत 1200√2। अंश 1200√2। ठीक है, केल्विन में। ठीक है बेटा, केल्विन में है, समझ गया। बारह से रूट 2 पूछा, वेरी गुड। मैं भी तुम्हारे साथ करूं बेटा। इसमें है ना, हम रिलेशन जो काम में लेंगे वो पीवी की पावर गामा नहीं लेंगे, क्योंकि हमको टी और वी में रिलेशन ढूंढना है। एक तो तापमान दिया है, दूसरा आयतन दिया है। तो बेटा टी और वी का रिलेशन देखो, टी और वी का ये वाला रिलेशन आएगा काम में, इसको नीचे लेकर जा रहा हूं। तो हमारा होता है इक्वेशन T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। ऐसे काम में लेना है इसे। तो T2 हो जाएगा T1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। बेटा T1 हमारा है 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन। V1 अपॉन V2 हमें 32 दिया हुआ है, और गामा जो है वो 3/2 है। तो गामा -1 3/2 -1 1/2 हो गया। 1/2 मतलब अंडर रूट हो गया ना बेटा। 32 का अंडर रूट, 32 को 16 गुना 2 लिख दो, 16 का अंडर रूट 4 बाहर ले लो, तो 300 गुना 4 1200 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा। तो आप सभी बच्चों का सही आंसर है, ये देखो। अंश का सही है, पूजा का सही है, भाव्य का सही है, जतिंदर का सही है, और पहले वाला बच्चों का भी सही है। वेरी गुड। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, वहां पर प्रेशर जो है वो क्यूब के, वॉल्यूम जो है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है, सॉरी टेम्परेचर के। लिखो क्वेश्चन, लिखो यार, मैं है ना लिखकर नहीं बताऊंगा, उससे हिंट मिल जाएगा। लिखो, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस pressure of gas is proportional to cube of its absolute temperature. Pressure of gas is proportional to T cube और प्रोसेस एडियाबैटिक दिया है। एक रुद्धोष्म प्रक्रम है बेटा, उसमें दाब ताप के घन के समानुपाती है। तो गामा बताओ कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सभी बच्चों को करना है। P समानुपाती है टी क्यूब के, तो बताओ गामा कितना आएगा।
माइनस कैसे आ जाएगा मनीष? माइनस गलती से लग गया होगा। ठीक है, प्रियंका 3/2, स्मृति 3/2। कुछ बच्चों के नाम कभी कभी नए सुनते हैं एकदम, ये स्मृति ज्यादा नहीं आता, और कुछ बच्चों के नाम हमेशा ही आते हैं। तो हमेशा आते हैं वो तो अच्छी बात है। चरणजीत 3/2, खुलेश्वर 3/2, भावना 3/2, अनुराग 3/2, भाव्या 3/2, प्रांजल 3/2। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, आंसर आपका सही है। कैसे करना है बाकी बच्चों को मैं बता दूं। बेटा मुझे पी और टी में रिलेशन चाहिए एडियाबेटिक में। कहाँ गया भैया? ये लो, पी और टी का ये रिलेशन नीचे लेकर जाओ। टी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा। तो टी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट होता है। बच्चों एक काम करें, अपन इसको ऐसे लिख दें, पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा को उधर ले जाओ, है ना, और कांस्टेंट है ना इसलिए प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। तो टी की पावर गामा को उधर ले जाओगे तो माइनस गामा बचेगा। अब दोनों तरफ 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दो पावर, तो ये बचेगा माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। और अब कंपेयर कर दो, क्वेश्चन में ये 3 दिया है तो ये पूरी वैल्यू 3 हो गई। देखो टी की जो पावर है वो 3 कर दो, यानी कि माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा 3 हो गया। बस हल कर लो, इसे सॉल्व कर लो, तो गामा 3/2 आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर। तो बस बच्चों ऐसे तुलना करना था, कंपेयर करना था, कंपेयर, तुलना। चलो आगे चलो, फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं एडियाबेटिक का ही। एडियाबेटिक के क्वेश्चन कर लो लगातार पहले, फिर बाकी प्रोसेस के क्वेश्चन भी कराएंगे। बेटा एक गैस है जिसका गामा अपन को 4/3 दिया हुआ है। गामा कितना दिया है? 4/3। और ये कह रहा है हमने गैस को अचानक से संपीड़ित कर दिया, कंप्रेस कर दिया 1/8 आयतन तक, यानी कि V2 जो है वो V1 का 1/8 है। तो वो कह रहा है यदि प्रारंभिक दाब P0 हो, प्रारंभिक दाब अगर P0 है तो अंतिम दाब बताइए। फाइनल प्रेशर बताना है बेटा, इनिशियल प्रेशर P0 है। गैस को अचानक से संपीड़ित किया, अचानक से कंप्रेस किया। जब हम अचानक करते हैं तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अचानक कंप्रेस करते हैं तो वो एडियाबेटिक होता है बेटा, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। आकाश का आंसर आया 16 P0। मनीष 16 P0, स्मृति 16 P0, चरणजीत 16, अंश 16 P0, सतेंद्र 16, गरिमा 16। सबका सेम है ना आंसर, मतलब ठीक है। राहुल, तो इस बार हमें P और V में ही तो रिलेशन चाहिए। तो हम जानते हैं P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा होता है। तो हमें P2 निकालना है। P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा। P1 बराबर P0 है, V1 अपॉन V2 8 आएगा और गामा 4/3। हाँ बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, एक मिनट, इधर नहीं लिखूंगा, इधर लिखूंगा, है ना। हम 8 को 2 की पावर 3 लिख देते हैं, और 2 की पावर 3 लिखने के बाद जब पावर 4/3 लगाओगे
तो बेटा पावर 3 से, वो 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 4 बचेगा, 2 की पावर 4 16 होता है। ऐसे करते हैं ना। जिन बच्चों से नहीं बनाना बेटा उनके लिए सॉल्व करता हूँ, जिन्होंने बना लिया उन्होंने तो बना ही लिया। बच्चों अब एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको इस ग्राफ्स की सहायता से करना। क्वेश्चन ये है हमारे पास एक गैस है, उसका आयतन है V0 और हमें उसे आधे आयतन तक संपीड़ित करना है, V0/2 तक। अब बच्चों एक बार पहले तो हम इसे समतापी प्रक्रम से संपीड़ित करेंगे, दूसरी बार रुद्धोष्म प्रक्रम से संपीड़ित करेंगे। सुनना ढंग से। पहले केस में आइसोथर्मल प्रोसेस से कंप्रेस करेंगे, दूसरी बार एडियाबैटिक प्रोसेस से कंप्रेस करेंगे। आयतन आधा ही करना है, हाफ करना है वॉल्यूम। तो बेटा आप ये बताओ जो फाइनल प्रेशर होगा ना वो किस में ज्यादा होगा? आइसोथर्मल वाले में फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा या एडियाबैटिक वाले में फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा, ये बताना है बस। वैल्यू नहीं निकालनी, कम ज्यादा बताना है। फाइनल प्रेशर किस प्रोसेस में ज्यादा होगा? इनिशियल प्रेशर आप P0 मान लो, तो फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल में ज्यादा होगा या एडियाबैटिक में ज्यादा होगा, ये बताना है। मनीष का जवाब है फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल में ज्यादा होगा। चरणजीत कह रहा है एडियाबैटिक में ज्यादा होगा। जतिंदर कह रहा है एडियाबैटिक में ज्यादा होगा। भाव्या, दुर्गेश, अंश सब कह रहे हैं एडियाबैटिक में ज्यादा होगा। सही आंसर है बेटा, एडियाबैटिक में ही ज्यादा होगा। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो वो ग्राफ बनाता हूं मैं बच्चों, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों एक साथ बनाने हैं। तो हम जानते हैं अगर ये आइसोथर्मल है तो ये एडियाबैटिक होगा, ठीक है बच्चों। पहले हमारा वॉल्यूम V0 था, ये V0 था, फिर हमें वॉल्यूम आधा करना है। ये वॉल्यूम V0 था, आधा करना है। आधा कहाँ होगा? आधा यहाँ होगा लगभग। चलो इसको एक मिनट, ये आधा मान लेते हैं ना। तो बच्चों हम आधा वॉल्यूम पर आ गए साहब, हम ये आधे वॉल्यूम पर आ गए। तो एक बार V0 से V0/2 यहाँ पहुंचे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फाइनल प्रेशर ये आ गया, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में फाइनल प्रेशर ये आएगा बेटा, बिल्कुल ऊपर जाकर। समझ रहे हो ना आप? ये वाला प्रोसेस एडियाबैटिक था ना ये वाला एडियाबैटिक था और नीचे वाला आइसोथर्मल था, नीचे वाला। तो जब हमने आयतन आधा किया तो आइसोथर्मल ग्राफ में आधे आयतन तक गए तो प्रेशर ये आ गया, मान लो इसको P1 लिख देता हूं। और एडियाबैटिक प्रोसेस से मैं आधे आयतन तक गया तो फाइनल प्रेशर P2 आया। तो साफ दिख रहा है एडियाबैटिक का फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल के फाइनल प्रेशर से ज्यादा है। तो बच्चों ग्राफ से कितनी आसानी से निकल गया ना, इसको कैलकुलेशन करते तो बहुत लेंदी हो जाता। तो साफ साफ लिख लेना
रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतिम दाब समतापी प्रक्रम से ज्यादा होगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। डाउट भी हो गए और एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन अभी और भी करेंगे मंडे को, ठीक है। फिर साइक्लिक प्रोसेस, हीट इंजन, सेकेंड लॉ, ये सब और बचा है। कल की आप तैयारी और अच्छे से कीजिए। हमारी तरफ से आपको टेस्ट की शुभकामनाएं। ये वाला टेस्ट बहुत छोटा वाला टेस्ट होता है बेटा, केवल 2 घंटे का टेस्ट है। 120 क्वेश्चन आते हैं आपके, 60 + 30 + 30, और अगले हफ्ते आपका मेन टेस्ट है। कॉपी हो गया बेटा ये? यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू सर। बाय।